ललितपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। नगरपालिका परिषद और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की। स्टेशन रोड से वर्णी चौराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाया गया है और अधिकारियों ने व्यापारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने की पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। कानपुर देहात में शराब के ठेकों का कलेक्शन करने वाले के साथ में दिन दहाड़े लूट की गई है और कार सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कलेक्शन कर ले जा रहे बाइक सवार शख्स को कार से ओवरटेक कर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की है। पीड़ित कमल शर्मा की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी चेकिंग की और आरोपी रसूलाबाद कस्बा के पास कार छोड़कर फरार हो गए। घटना थाना रूरा क्षेत्र के गांव गहलों की है, जहां पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस गाड़ी के सर्च के लिए आसपास के समस्त थानों की पुलिस ने दबाव बनाया, जिसके क्रम में रसूलाबाद में यह स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद हुई है। पुलिस अभी लगातार यह बात मान करके कि सारे लुटेरे वहीं कहीं आसपास छुपे होंगे सर्च कर रही है और विश्वास है कि अतिशीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और घटना का सफल अनावरण होगा। और अपडेट के लिए आपको फिर से अगर कोई अपडेट होता है तो अवगत कराया जाएगा। बांदा में एक लड़की ने एक लड़के पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक लड़के ने मां बनने पर उसे घर से निकाल दिया था और बेटी पैदा होने पर युवती ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी और परिजनों ने पिटाई कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ बलात्कार और मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित लड़की वाराणसी की रहने वाली है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कताई मिल में रहने वाले रत्नेश यादव और उसके परिवार के द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई वर्षों तक संबंध स्थापित किए गए हैं। उसकी तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बहजोई थाना के गांव श्रीनगर कनेटा की है, जहां पर गांव से दूध लाते वक्त बाइक से आए बदमाशों ने वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वकील को करीब 5 गोलियां लगी हैं और घायल वकील को इलाज के लिए मुरादाबाद ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। शुरुआती शिकायत में 2 लोगों से रंजिश सामने आई है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। PRV को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने गोली मार दी है। मौके पे पुलिस भी पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद में उसको तुरंत यहां से अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में जाते समय इसका दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस को उसने बताया कि एक गणेश नाम का व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग हैं, इन लोगों से उसकी पर्सनल रंजिश भी चलती थी। पुलिस द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। आगरा में बिल्डर प्रखर गर्ग के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। आगरा और नोएडा में ये छापेमारी हुई है। बिल्डर प्रखर गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी और वसूली के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वृंदावन कॉरिडोर के लिए 530 करोड़ देने की घोषणा से वो चर्चा में आया था। फिलहाल बिल्डर प्रखर गर्ग फरार चल रहा है। आगरा में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी की टीम ने आगरा के बिल्डर प्रखर गर्ग के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिल्डर प्रखर गर्ग के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं। द्वारिकापुरम ये कॉलोनी है। यहाँ पर अभी भी ईडी की 2 टीमें अंदर हैं। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। अंदर टीम दस्तावेज खंगाल रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर रही है। इसके साथ ही साथ जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि प्रखर गर्ग के खिलाफ आगरा में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सभी मुकदमे रंगदारी, चौथ वसूली और उसके साथ ही साथ धोखाधड़ी के मामले को लेकर दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही साथ
वृंदावन मामले को लेकर जब प्रखर गर्ग ने 560 करोड़ का दावा किया था, उसके बाद से ये बिल्डर प्रखर गर्ग चर्चाओं में आया था। झांसी में फरियादी के साथ में कोतवाली में मारपीट की गई है। आरोप के मुताबिक इंस्पेक्टर ने फरियादी को कई थप्पड़ जड़े। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दादा का नाम नहीं बता पाने पर गुस्साए इंस्पेक्टर सुधाकर ने मारपीट की। कोतवाली परिसर में फरियादी के साथ में मारपीट करने का इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आया। मऊ रानीपुर कोतवाली की ये वारदात है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया, जिसके लिए अवैध दुकानों को खाली करने के लिए दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया गया। इसके 2 सप्ताह बाद आवास विकास परिषद अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। इस एक्शन में सभी प्राधिकारी शामिल रहेंगे और ऐसा न करने पर कोर्ट की अवमानना के तहत एक्शन भी होगा। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही कोर्ट ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिसके तहत अवैध निर्माण हुआ था। मेरठ जिले का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम ऑर्डर आया है। सेंट्रल मार्केट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी दुकानें जो कमर्शियल बना ली गई हैं उसको तोड़ दिया जाए और अगले 3 महीने में इस ऑर्डर को फॉलो भी करा लिया जाए। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में इस ऑर्डर से व्यापारियों की सांसें अटक गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरठ का जो क्रीमी लेयर है वो इसी मार्केट से शॉपिंग करता है। बड़ा बाजार है, लेकिन अब चूंकि आवास विकास की इस कॉलोनी को पूरे बाजार में कन्वर्ट कर दिया गया है, कई पीढ़ियों से पूरा काम चल रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने व्यापारियों की सांसें अटका दी है। आगरा में बीच हाईवे पर कार ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। कार और ट्रक की टक्कर होने के बाद में कार ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवर की जूतों से पिटाई कर दी, जबकि वो खुद ही रॉन्ग साइड से कार लेकर आ रहा था। जूतों से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो थाना इतमादोला क्षेत्र के रामबाग पुल का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में माफिया रवि काना पर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक रवि काना की जमानत के लिए अदालत में जमा दस्तावेजों पर सिग्नेचर फर्जी थे। थाईलैंड में रहने के दौरान रवि काना की ओर से गैंग रेप केस में जमानत के लिए दस्तावेज में फर्जी सिग्नेचर थे। थाना नॉलेज पार्क इंचार्ज की जांच में ये खुलासा हुआ। थाने के एसओ ने थाना बीटा 2 में रवि नगर और उसके गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल स्क्रैप माफिया रवि काना जेल में बंद है। स्क्रैप माफिया रवि काणा की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं। दरअसल मैं आपको बता दें, गैंगस्टर रवि काणा के खिलाफ थाना 39 क्षेत्र में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज है। साथ ही बीटा पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस दौरान जांच में ये सामने निकल कर आया कि रवि काणा ने जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए थे। न सिर्फ रवि काणा बल्कि उसके सहयोगियों ने भी फर्जी हस्ताक्षर किए हैं और इसको लेकर अब बीटा पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, 1 अप्रैल 2024 को रवि काणा दिल्ली एयरपोर्ट से बैंकॉक फरार हो जाता है। 27 अप्रैल 2024 को आईजीआई एयरपोर्ट से नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इस दौरान उसने अपनी जमानत के लिए जो प्रपत्र गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट में जमा किए थे वो फर्जी थे। जांच में खुलासा होने के बाद अब एक और मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ के बाद अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी दिलशाद की पिटाई के बाद में उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामला थाना मोदी नगर क्षेत्र के दिल्ली मेरठ मार्ग का है। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। ड्यूटी से लौटकर लड़की मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से पैदल घर जा रही थी। आरोपी दिलशाद सैफी ने उसका पीछा किया और फिर गंदे नाले के पास में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और बाइक पर बैठाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इतने में एक मुसलमान का लड़का बाइक पर आया जिसने उस लड़की के साथ में बदतमीजी करी।
बदतमीजी करने के बाद में उसने उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करी और पैसे छीनने की भी कोशिश करी, लेकिन लड़की ने तुरंत ही हल्ला मचाया और मौके पर हम भी पहुंचे और हमने गोंदपुर पुलिस को वहाँ पर बुलाकर लड़के को चौकियों बंद करा दिया। लखनऊ शहर का प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र का AQI 215 दर्ज हुआ, गोमती नगर का 197, कुकरेल का 158, अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र का 231 रहा। सुबह के समय धुंध का असर देखने को मिल रहा है, जिससे कि लोग घर से निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। शहर के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में तालकटोरा, अलीगंज, हजरतगंज और अमौसी का नाम शामिल है। लखनऊ का AQI बुधवार को कई सारे इलाकों में 330 के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। सुबह के समय लालबाग का AQI 330। बागपत की जनता को नए साल पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर बागपत के मावी कला तक बनकर तैयार दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। अक्षरधाम से लेकर बागपत के मावी कला गांव के पास में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी दिन इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसका सीधा फायदा दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब की जनता को मिलने जा रहा है। दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का 31 किलोमीटर लंबा टुकड़ा बनकर तैयार है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नए साल से पहले जनता को इसकी सौगात देने जा रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। 18,000 करोड़ की लागत से सरकार इस हाईवे का निर्माण कर रही है। 211 किलोमीटर लंबा यह हाईवे है, जिसका 31 किलोमीटर का टुकड़ा दिल्ली अक्षरधाम से लेकर बागपत के मवी कला तक बनकर तैयार है। 4 फेज में इस हाईवे का काम चल रहा है। पहला फेज लगभग तैयार है, जिसका पीएम मोदी जल्द ही नए साल से पहले उद्घाटन करेंगे। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत। नोएडा में एक शख्स के साथ में मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पृथला फ्लाईओवर का है, जहां पर वीडियो में गाली गलौज करते हुए एक शख्स के साथ में मारपीट की जा रही है। एक लड़के ने एक शख्स पर एक के बाद में एक कई थप्पड़ जोड़े। बताया जा रहा है कि जिस शख्स के साथ में मारपीट की गई उसकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बाद ये वीडियो सामने आया। बॉलीवुड कलाकारों का अपहरण कर फिरौती के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर पुलिस ने आरोपी शिवा को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने 11,000 रुपए बरामद किए हैं। इससे पहले पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यह गैंग फिल्म कलाकारों को इवेंट के नाम पर बुलाकर अपहरण कर फिरौती वसूलता था। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल समेत ये गैंग कई लोगों को शिकार बना चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी फराज अतहर को गिरफ्तार कर लिया। 11 दिसंबर को एक लड़की ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आरोपी फराज अतहर दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला है और लड़की करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक थी। आरोप है कि फराज अतहर ने शादी का झांसा देकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया और पीड़ित को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया गया। लड़की ने 11 दिसंबर को खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए जिले में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बसों का संचालन तीनों प्राधिकरणों के दायरे में किया जाएगा। नोएडा में 260 बसें, ग्रेटर नोएडा में 150 बसें चलाई जाएंगी और बसों का रूट तय किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन, सेक्टर्स, गांव और बाजारों से कनेक्ट करने वाले रूट तैयार किए जा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण ने MOU साइन किया है और 500 ई बसों के संचालन की बात कही है। दरअसल में इस वक्त हम नोएडा के एक बस स्टॉप पे मौजूद हैं और आप देखेंगे किस तरीके से यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसमें से नोएडा में 260
ग्रेटर नोएडा में 150 बसें और बाकी करीब 90 बसें जो है वो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नोएडा में मेट्रो, गांव, सेक्टर और मुख्य बाजारों की कनेक्टिविटी की जा सके। फिलहाल इस तरीके के बस स्टॉप तो बने हुए हैं, लेकिन ई बसों के संचालन को लेकर अब तैयारी जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि फरवरी तक इसको शुरू भी कर दिया जाएगा और इसके लिए जल्द ही बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव रखकर इसके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि आम आदमियों को बसों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सहूलियत दी जा सके। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कानपुर पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक बरामद की गई। बाइकें कानपुर, बांदा, हमीरपुर और मोदहा से चोरी की गई थी। डीसीपी साउथ टीम को यह सफलता मिली है। चेकिंग होती है, उसमें हमारी गोविंद नगर टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोका और पूछा कि पेपर्स कहाँ है। जब वो पेपर्स नहीं दिखा पाया और हमने जब चेक किया तो पता चला कि बाइक का जो नंबर है वो ऑलरेडी किसी और व्हीकल से जुड़ा हुआ है और उससे पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि चोरी की बाइक है। तो विदिन 4 आवर्स और पूछताछ में हम लोगों ने करीब 10 बाइक्स रिकवर की हैं, जिसमें से 8 पे मुकदमा ऑलरेडी नौबस्ता, बर्रा और कोतवाली में रजिस्टर्ड है। बहराइच में लापता हुए किशोर की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में ट्रैक्टर मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारों ने रोटावेटर से नाबालिग लड़के के 17 टुकड़े कर दिए थे और इतना ही नहीं, हत्या के बाद में शरीर के अंगों को अलग अलग जगह पर फेंक कर घर लौट आए थे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। बहराइच पुलिस ने एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा किया है, जिसमें एक ट्रैक्टर मालिक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर किशोर पर वाहन चढ़ाकर मार डाला और इससे भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े 1-2 नहीं बल्कि 17 टुकड़े। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ही अभियुक्त, मुख्य उसका जो मालिक था संजय वर्मा तथा एक अन्य व्यक्ति जिसको भी उसने नौकरी पे रखा हुआ था लवकुश पाल, जिसने इस घटना में उसका पूरा सहयोग किया, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें हम विवेचना समाप्त करें और इस निर्मम घटना में फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा कराने का प्रयास करें। मामला रिसिया इलाके के गायत्रीपुरम का है, जहाँ बीती 6 दिसंबर को नाबालिग विक्रम अचानक लापता हो गया था। विक्रम के पिता ने ट्रैक्टर मालिक पर हत्या कर शव को गायब करने की आशंका जताई थी और 9 दिसंबर को नाबालिग के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना रिशिया में 9 दिसंबर 2024 को मृतक के पिता द्वारा अपने बेटे के लापता हो जाने के संबंध में शिकायत दी थी कि वो 6 तारीख से मिल नहीं रहा है और आखिरी बार अपने मालिक संजय वर्मा के यहाँ, जो कि लोगों के खेत जोतने का ठेका लेता था, काम पर गया था और वहाँ से नहीं लौटा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संभावित इलाकों में किशोर की तलाश शुरू कराई। इलाके में लगे सीसीटीवी के फुटेज, मोबाइल टावर्स के जरिए सबूत जुटाने के बाद आरोपी संजय वर्मा और लवकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 9 तारीख को 137(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तभी से बालक की खोज में पुलिस लगी हुई थी और उसके मालिक द्वारा जो विभिन्न विरोधाभासी तथ्य बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए बताए जा रहे थे, उन पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये खुलासा किया गया। दरअसल हत्यारोपी संजय खेत जोतने का काम करता था, जिसके लिए उसने लवकुश पाल को काम पर रखा था। मृत नाबालिग विक्रम भी संजय के साथ ही काम करता था। 6 दिसंबर को नाबालिग काम पर गया था और खेत जोतने के दौरान विक्रम ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिससे ट्रैक्टर के पीछे जुड़े हार्वेस्टर से वो चोटिल हो गया था। घटना को छिपाने और खुद को बचाने के लिए उसने उसके शरीर के कई टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर मिट्टी में दबा दिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर सबसे बड़ी खबर है। फाइनली तारीख तय हो गई है। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी के लिए
एक समान कानून होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर दिया है और सीएम धामी ने UIIDB की बैठक के बाद में जनवरी 2025 में UCC लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है और UCC का फैसला समाज की समानता और एकता के लिए मील का पत्थर साबित होगा और अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक होगा। संसद में भी उत्तराखंड का उल्लेख किया है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद है। और हम जल्दी ही, चूंकि जनवरी माह में पूरी तरह से हमारी ट्रेनिंग इत्यादि के काम चल रहे हैं और वो शाम पूरे होते ही उसको पूरी तरह से यहाँ लागू हो जाएगा और लागू होते ही यहाँ पर बहुत सारी जो जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो सबको सरल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, लंबे वक्त से जिस दिन का इंतजार था, अब फाइनली डेट अनाउंस कर दी गई है और जल्द ही UCC भी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। बिल्कुल, मार्च 2022 में जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में जा रही थी तो तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा था कि यदि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और ठीक सरकार बनते ही मार्च 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हो गया था, इस पर कमेटियां गठित की गई और उसके बाद इसको विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति से भी इसको मंजूरी मिल गई थी। और अब खासकर कल जब एक बार फिर से राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड को भविष्य में पूरे देश में इसको एक नजीर के तौर पर पेश किया जाएगा और पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से UCC चर्चाओं में है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके राह में अभी एक बड़ा पेच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ट्रेनिंग का है, क्योंकि जो इसकी नियमावली है इसके तहत पूरे प्रदेश भर में जो संबंधित विभाग है उनके अफसरों को इसकी ट्रेनिंग दी जानी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो प्रावधान है उनको किस तरह से उनका इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही, क्योंकि आज हमारी जो ट्रेनिंग कमेटी है उनके मेंबर से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो ट्रेनिंग का ड्राफ्ट है वो पूरी तरह से उसका खाका तैयार किया जा चुका है और अगले कुछ दिनों में इस पर बाकायदा ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2025 में यानी कि नए साल में उत्तराखंड ही नहीं देश को भी एक सौगात मिलेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। सुनील, और ये पूरी नजीर देश में भी एक तरह से मिसाल